यूएल टैग पढ़े थे, तो उसमें यूएल टैग ओपन, यूएल टैग क्लोज, उसमें हम लोगों ने लिस्ट के नेम पास किए थे। लिस्ट के जब नेम पास किए तो जब ये लिस्ट डिस्प्ले हुई तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बुलेट्स या डॉट के फॉर्मेट में आ रही थी। तो इसके टाइप को हम लोगों ने चेंज किया था। चेंज में क्या किया था, हम लोगों ने पास किया था टाइप स्क्वायर। जब स्क्वायर पास किया तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका लेआउट, इसकी डिज़ाइन यहाँ पे स्क्वायर फॉर्मेट में आ रही है ये। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसी टाइप की वैल्यू एक और पास की, सर्कल। जब सर्कल हम लोगों ने पास किया तो आप देखेंगे यहाँ पे सर्कल के फॉर्मेट में आपका टाइप आ रहा है। देन जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट टाइप थी वो थी आपकी डिस्क। ये जब हमने डिस्क पास किया तो अब ये डिस्क के फॉर्मेट में आने लगा था जो बाय डिफ़ॉल्ट था, जैसे ये। फिर हम लोगों ने ओएल टाइप यूज किया। ओएल टाइप में हम लोगों ने क्या किया, फिर उसमें भी ओएल टैग को ओपन किया और ओएल टैग को क्लोज किया। उसके अंदर भी हम लोगों ने लिस्ट के नेम को पास किया और इसका भी हम लोगों ने टाइप को चेंज किया। टाइप को चेंज करने के लिए हमने क्या किया, हमने पास किया स्मॉल ए। जब स्मॉल ए हमने पास किया तो यहाँ पे जो आपकी लिस्ट आ रही थी अब वो स्मॉल ए टू स्मॉल जेड के सीक्वेंस में आने लगी थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्मॉल ए टू स्मॉल जेड के सीक्वेंस में। फिर वही मैंने टाइप की वैल्यू पास किया कैपिटल ए, तो अब जो हमें रिजल्ट मिलने लगे था वो कैपिटल ए टू कैपिटल जेड के फॉर्मेट में मिलने लगा था। देन हम लोगों ने टाइप की तीसरी वैल्यू पास की स्मॉल आई या स्मॉल रोमन, वहाँ पे जो रिजल्ट था वो स्मॉल रोमन के फॉर्मेट में आने लगा था। फिर इसकी हम लोगों ने चौथी वैल्यू पास की कैपिटल रोमन, तो अब जो रिजल्ट है वो कैपिटल रोमन के फॉर्मेट में आने लगा। ठीक है, ये होने लगा। अब इसकी जो सबसे लास्ट वैल्यू है लिस्ट की वो है आपकी 1। तो यहाँ पे मैंने टाइप की वैल्यू को पास कर दिया 1, सेव किया इसको मैंने। अब देखेंगे जो आपकी लिस्ट होगी वो आने लगेगी 1 2 3 के फॉर्म में। ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये 1 2 3 के फॉर्म में आने लगी। क्यों? क्योंकि हमने टाइप की वैल्यू ले रखी है 1। तो इससे पता हमें ये चलता है कि जो आपका यूएल टैग है, अगर हमें यूएल टैग के टाइप को चेंज करना है तो उसके लिए 3 वैल्यूज हैं, स्क्वायर, सर्कल और डिस्क। अगर हमें वही ओएल टैग में टाइप चेंज करना है तो ओएल टैग का जो टाइप होगा सबसे पहला आपका होगा स्मॉल ए, सेकेंड होगा कैपिटल ए, थर्ड होगा स्मॉल रोमन, फोर्थ होगा कैपिटल रोमन और फिफ्थ जो होगा वो बाई डिफॉल्ट होगा 1। एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि जब हमने टाइप की वैल्यू पास किया 1 तो यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो 1 2 3 4 के सिक्वेंस में मिल रहा है। बट ऐसा कुछ कर पाए कि ये जो सिक्वेंस स्टार्ट है वो हमारे किसी दिए नंबर से स्टार्ट हो, हमारे किसी दिए गए नंबर से स्टार्ट हो। लाइक दैट हम चाहते हैं कि 50 से स्टार्ट हो, 100 से स्टार्ट हो, 150 से स्टार्ट हो, या अपने किसी भी दिए गए नंबर से स्टार्ट हो। तो उसके लिए यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज किया था ओएल टैग का। उस एट्रीब्यूट का नेम है स्टार्ट, जिसकी यहाँ पे वैल्यू पास की जाती है। सपोज दैट मैं चाहता हूँ कि मेरा सीक्वेंस स्टार्ट हो 100 से। अभी किसने से स्टार्ट हो रहा था बाय डिफॉल्ट 1 2 3 से, लेकिन मैंने पास कर दिया कि अब वो स्टार्ट हो 100 से। अब मैं सेव करके जब रन कराऊंगा तो आप देखेंगे कि लिस्ट की जो सीक्वेंस होगा वो 100 और 100 के इंक्रीमेंट ऑर्डर में होगा, 100 100 1 100 2 100 3 इस फॉर्मेट में होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो आप लिस्ट का स्टार्टअप अपने भी किसी दिए गए नंबर से कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्टार्ट की वैल्यू पास करनी पड़ेगी। स्टार्ट में आपको वो नंबर देना पड़ेगा जिस नंबर से आप अपने लिस्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जो आपके लिस्ट की वैल्यू आ रही है या आप 1 से लाएं या किसी भी दिए गए नंबर से लाएं, वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में है। अगर आप चाहते हैं कि रिवर्स ऑर्डर में आए, जैसे मैंने पास किया 100 तो 99 98 करके लिस्ट बने, किसी दिए गए नंबर के रिवर्स ऑर्डर का लिस्ट बने, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज किया जाता है। उस एट्रीब्यूट का नेम है रिवर्स्ड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया रिवर्स्ड एट्रीब्यूट, सेव किया और रन कराया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट आ रहा है
वो रिवर्स्ड ऑर्डर में आ रहा है, 100, 99, 98, 97। ठीक है, ये किससे आ रहा है? ये आ रहा है आपका रिवर्स्ड एट्रीब्यूट से। तो आप अपने सीक्वेंस को रिवर्स्ड ऑर्डर में भी रख सकते हैं। उसके लिए बस आपको यूज करना पड़ेगा रिवर्स्ड एट्रीब्यूट, और आपका लिस्ट का जो सीक्वेंस है वो रिवर्स्ड ऑर्डर में आने लगेगा। तो ये था आपका ओएल टैग। फिर हम लोगों ने एक तीसरा टाइप पढ़ा था डीएल, मीन्स डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए। होता क्या है कि जब हम लोग एग्जाम में जाते हैं तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले सबसे पहले उस क्वेश्चन का हम मेन टॉपिक या मेन टाइटल पास कर देते हैं। सपोज दैट मैंने एक टॉपिक पास कर दिया, और जब इस टॉपिक का हमें डेफिनेशन लिखना होता है तो हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं और थोड़ा सा हम स्पेस देते हैं। ऐसा कुछ करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हमने क्वेश्चन पढ़ा उस क्वेश्चन का हम एक टाइटल छोटा सा लिख देते हैं, देन उसके जस्ट नीचे उसका हम डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। ऐसा कुछ, ठीक है। होता क्या है कि आपका जो डेफिनेशन आता है वो टाइटल के नेक्स्ट लाइन में थोड़ा सा स्पेस देकर के आना आता है। तो ये जो स्ट्रक्चर डिजाइन होता है या किसी टाइटल का डेफिनेशन लिखना होता है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ये स्ट्रक्चर बनता है आपका डीएल टैग से, डेफिनेशन लिस्ट टैग से। तो देखिए कैसे वो डेफिनेशन लिस्ट लिखा जाएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है डीएल टैग। डीएल टैग भी आपका पेयर टैग है, मीन्स वन टाइम ओपन और सेकेंड टाइम क्लोज। फिर इस डीएल टैग के अंदर टाइटल को देने के लिए, क्वेश्चन को देने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं डीटी टैग। इस डीटी का फुल नेम है डेफिनेशन टाइटल। मैंने यहाँ पे पास कर दिया टाइटल का नाम। ठीक है, अब इस टाइटल का डेफिनेशन देना है जो नेक्स्ट लाइन में थोड़ा सा स्पेस लेकर के आएगा। तो डेफिनेशन को देने के लिए यूज किया जाता है आपका डीडी टैग। डीडी मतलब डेटा डेफिनेशन। अब यहाँ पे मैंने डेफिनेशन पास कर दिया, सपोज लिख दिया मैंने मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब मैंने इसको सेव किया और रन कराया तो आप देखेंगे रिजल्ट में जैसा मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था वैसा ही मिलेगा। यहाँ पे आपको एक टाइटल मिल गया और उस टाइटल का जो डेफिनेशन आपको मिला है वो नेक्स्ट लाइन में थोड़ा सा स्पेस लेकर के मिला है। पैराग्राफ में थोड़ा सा स्पेस वो स्टार्टिंग से लेफ्ट से ले लेगा। तो ऐसा अगर आपको कहीं पे अपने वेब पेज में स्ट्रक्चर डिजाइन करना हो तो आप डीएल टैग, डीटी टैग और डीडी टैग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको अपने वेब पेज में इस टाइप के लेआउट को बनाने के लिए यूज करना पड़ सकता है या आप यूज कर सकते हैं। तो ये होता है आपका डीएल टैग। इसका मैं यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिख दे रहा हूँ। डीएल का फुल नेम मैंने आपको कल बताया था, डेफिनेशन लिस्ट। फिर आपका डीटी टैग का जो फुल नेम है वो है डेफिनेशन टाइटल। फिर जो आपका डीडी टैग है उसका फुल नेम है डेटा डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन टाइटल, डेटा डेफिनेशन। ठीक है, तो ये थे आपके लिस्ट। इस तरीके से आप अपने लिस्ट को यूज कर सकते हैं। यूएल टैग अनऑर्डर्ड वे में आपकी लिस्ट शो होगी, ओएल टैग ऑर्डर्ड वे में लिस्ट शो होगी, और डीएल टैग आपके टाइटल और डेफिनेशन के फॉर्मेट में शो होगी। तो ये था आपका लिस्ट का टॉपिक। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक वो है आपका टेबल। कि हमें यदि HTML के पेज में या अपने वेब पेज में टेबल के फॉर्मेट में डेटा रखना हो तो टेबल के फॉर्मेट में क्या होता है। टेबल के फॉर्मेट में आपने देखा होगा कि एक टेबल होता है, टेबल में रो और कॉलम्स बने होते हैं, एंड उसमें डेटा रखा गया होता है। डेटा में भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हेडिंग और एक होता है डेटा। इतनी चीज़ें होती हैं। अगर आपके पास इतनी चीज़ें हैं तो आप टेबल को बना सकते हैं।
आपके पास टेबल के लिए रो, कॉलम और डेटा है, और डेटा में आपके पास हेडिंग और रॉ डेटा है। तो आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं या टेबल के फॉर्मेट में डेटा रख सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपका जो रिजल्ट आता है, मार्कशीट आता है, वो टेबल के फॉर्मेट में आता है। फिर हम किसी एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर करते हैं तो वो भी टेबल के फॉर्मेट में रखते हैं, जैसे नेम, मोबाइल, एड्रेस, ब्रांच, कॉलेज नेम। तो वो क्या होते हैं, अलग अलग कॉलम में रखे जाते हैं डेटा। तो वहाँ भी आपका टेबल यूज हो रहा होता है। बट हम ग्राफिक वे में टेबल कैसे यूज करेंगे, वेब पेज पे टेबल कैसे बनाएंगे, वेब पेज पे टेबल का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उसको समझना है। तो HTML में टेबल को बनाने के लिए टेबल टैग का यूज किया जाता है, ठीक है। और टेबल टैग आपका पेयर टैग है। फिर उस टेबल के अंदर रो को क्रिएट करने के लिए TR टैग का यूज किया जाता है। TR टैग भी आपका पेयर टैग है। इसका फुल नेम होता है टेबल रो। फिर इस TR के अंदर हेडिंग बनाने के लिए TH टैग, जिसका फुल नेम होता है टेबल हेडिंग। देन डेटा रखने के लिए TD टैग, जिसका फुल नेम होता है टेबल डेटा। तो ये नंबर ऑफ टैग्स होते हैं टेबल के लिए। सबसे पहला टैग आपका टेबल टैग, जो पूरे होल टेबल को कंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड है आपका TR टैग, जो टेबल के रो को बनाने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड है आपका TH टैग, जो टेबल के हेडिंग को बनाने के लिए यूज किया जाता है। और फोर्थ है आपका TD टैग, जो टेबल के डेटा को रखने के लिए यूज किया जाता है, टेबल के डेटा को शो कराने के लिए यूज किया जाता है। वो है आपका टेबल डेटा टैग, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं, इसमें टेबल टैग से रिलेटेड काम करेंगे, टेबल टैग को बनाएंगे हम लोग। तो आ जाइए, अब एक मैं नया पेज लेता हूँ इसके अलावा। सेम सिंटैक्स आपका यहाँ भी होगा टेबल को भी बनाने के लिए। इसको मैं सेव कर रहा हूँ, सेव किया मैंने इसको, इसका भी मैंने नेम दे दिया। ये कोड आपका सेव हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे बनाना है टेबल। तो मैंने बताया कि टेबल को बनाने के लिए आपको टेबल टैग का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। टेबल को बनाने के लिए टेबल टैग, और इसके अंदर रो को बनाने के लिए TR टैग, क्योंकि जो आपका डेटा होगा वो एक रो में डिस्प्ले होगा और उस रो के अंदर कॉलम्स बनेंगे। तो उस कॉलम को बनाने के लिए आपका यूज किया जाता है TH टैग। इसमें जैसे मैंने पास कर दिया TH में रोल नंबर। ऐसे ही मैंने एक और हेडिंग ले लिया, यहाँ पे मैंने सेकेंड हेडिंग ले लिया नेम। थर्ड मैंने हेडिंग ले लिया मोबाइल। अब मैंने इसको सेव किया और रन कराया, तो आप क्या देख पाएंगे कि आपने जो टेबल के अंदर अभी हेडिंग्स लिखे हैं वो हेडिंग्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये मैंने लिखा था रोल नंबर, रोल नंबर आपको मिल रहा है। मैंने सेकंड में लिखा था नेम, वो नेम आपको दिख रहा है। मैंने थर्ड लिखा था मोबाइल, वो आपको मोबाइल दिख रहा है, ठीक है। तो टेबल टैग ओपन, टेबल टैग क्लोज, TR टैग ओपन, TR टैग क्लोज, और TH में हेडिंग टैग ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, और हेडिंग ओपन क्लोज। तो जितने भी आपको अपने टेबल में हेडिंग्स बनाने हैं उतनी बार आप TH टैग को यूज करेंगे और क्लोज करेंगे। फिर आप यहाँ पे आउटपुट में थोड़ा सा देखें, तो अब जो हमें इनसे रिलेटेड डेटा को दिखाना है, इनसे रिलेटेड अगर हमें डेटा को दिखाना है तो वो इन हेडिंग्स के नीचे आना चाहिए। रोल नंबर के नीचे रोल नंबर, नेम के नीचे नेम, और मोबाइल के नीचे मोबाइल आना चाहिए। तभी तो होगा कि हमारे टेबल में डेटा सेपरेट आ रहा है। तो अब डेटा को रखने के लिए हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट रो में डेटा रखना है ना, क्योंकि हेडिंग जितनी बनानी थी हमने बना लिया। अब इन हेडिंग का हमें डेटा रखना है, लेकिन जो डेटा रखना है वो नेक्स्ट रो में रखना है, अगली लाइन में रखना है।
तो अगली लाइन में रखने के लिए आपको फिर से यहाँ पे टीआर टैग को ओपन करना पड़ेगा और टीआर टैग को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, टीआर टैग ओपन और टीआर टैग क्लोज। किसके लिए, आपको अब इन हेडिंग्स के भी यहाँ पे डेटा को रखने के लिए। तो मैंने बताया था आपको कि डेटा को अगर हमें रखना है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे टीडी टैग, टेबल डेटा टैग, और इसमें हम पास करेंगे डेटा। मैंने सपोज दैट रोल नंबर पास कर दिया दिस, अब मैंने पास कर दिया नेम, यहाँ पे मैंने नेम दे दिया ABC, फिर मैंने पास कर दिया मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे मैंने कुछ भी एक पास कर दिया। अब आप अगर इतने को रन कराते हैं, यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो यहाँ पे ओपन क्लोज है, सेकेंड रो यहाँ पे क्लोज है। 2 बार मैंने क्यों टीआर टैग लिया है, उसका रीज़न ये है कि हमें पहले हेडिंग्स दिखाने हैं, फिर उन हेडिंग्स के नीचे हमें डेटा दिखाना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि रोल नंबर के नीचे रोल नंबर आ रहा है, नेम के नीचे नेम आ रहा है, और मोबाइल नंबर के नीचे मोबाइल नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 रो बनाने का रीजन ये है कि फर्स्ट रो में आपकी हेडिंग आ रही है, जो भी आपने रोल नंबर नेम मोबाइल लिया है, और सेकंड लाइन पे सेकंड नंबर पे आपके यूजर का डेटा आ रहा है, इसको कि आपने टीडी के अंदर दिखा रखा है। फिर ऐसे ही अगर हमारे पास मल्टीपल यूजर्स हैं, मल्टीपल्स यूजर का हमें डेटा रखना है, या हमें सेकंड यूजर का डेटा रखना है, तो अब सेकंड यूजर का डेटा आपको फिर से नेक्स्ट रो में रखना है, अगली लाइन में रखना है, तीसरी लाइन में रखना है। तो आप एक कॉन्सेप्ट माइंड में सेट कर लीजिएगा कि जितनी बार आपको नया डेटा रखना होगा या नई लाइन में रखना होगा, उतनी बार आपको टीआर टैग को ओपन करना पड़ेगा और टीआर टैग को क्लोज करना पड़ेगा, तभी आप डेटा को रख पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे टीडी टैग। ठीक है, क्या यूज करेंगे, टीडी टैग, और टीडी के अंदर हम पास करेंगे सेकेंड यूजर का रोल नंबर, तो मैंने पास कर दिया रोल नंबर, फिर मैंने पास कर दिया नेम, और अगेन मैंने पास कर दिया मोबाइल नंबर। ठीक है, सेव किया मैंने, इसको रन कराया, तो आप देख पाएंगे कि आपके सेकंड यूजर का भी डेटा आ गया। ऐसे ही आपको थर्ड यूजर का रखना हो, फोर्थ यूजर का रखना हो, नेक्स्ट यूजर का रखना हो, तो आप उतनी बार टीआर टैग को ओपन करेंगे और टीआर टैग को क्लोज करेंगे, उसमें आप डेटा को सेपरेट रखते जाएंगे। ये आपका होता जाएगा। ठीक है, यहाँ तो अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी का कोई डाउट होगा तो बताएगा। अब देखिए जो हमारा टेबल का स्ट्रक्चर डिस्प्ले हो रहा है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि रोल नंबर का जो ये रोल नंबर है थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा है, ये जो मोबाइल के डेटा है वो थोड़ा सा आगे जा रहा है। मीन्स हमें यहाँ पे ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन डेटा किस हेडिंग का है, सेपरेट नहीं हो पा रहा है, अलग अलग नहीं हो पा रहा है, सब मिक्सड हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये टेबल हमारा थोड़ा सेपरेट हो, अलग दिखे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स को। अब टेबल टैग के हम लोग एट्रीब्यूट्स देखेंगे। टेबल बनाने का यही तरीका आपके पास है कि आप टेबल टैग यूज करेंगे, उसके अंदर आप टीआर टैग यूज करेंगे, उसके अंदर आपको अगर हेडिंग्स बनाने हैं तो आप टीएस टैग यूज करेंगे, और डेटा को रखना है तो आप टीडी टैग को यूज करेंगे। आपका टेबल बन जाएगा। बट टेबल के स्ट्रक्चर को थोड़ा हमें और सुधारना हो, टेबल के स्ट्रक्चर को थोड़ा हमें और बनाना हो, तो उसके लिए हम किस एट्रीब्यूट का यूज करेंगे वो अब आपको देखना है टेबल टैग के अंदर। जो सबसे पहला एट्रीब्यूट है वो है आपका बॉर्डर एट्रीब्यूट। ठीक है, वो है आपका बॉर्डर एट्रीब्यूट। इस बॉर्डर एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग पास करते हैं नंबर ऑफ वैल्यू, जैसे मैंने पास कर दिया 1। अगर हम बॉर्डर के अंदर 1 पास कर देंगे तो हम क्या देख पाएंगे कि टेबल के चारों तरफ एक बॉर्डर बन जाएगा, ऐसा कुछ देख पा रहे होंगे आप लोग। हमने जैसे ही टेबल में लिखा बॉर्डर एट्रीब्यूट, अब बॉर्डर के अंदर मैंने पास कर दिया 1। जैसे ही मैंने 1 पास किया, आपने क्या देखा कि वो टेबल का स्ट्रक्चर एक बॉर्डर के अंदर बन गया, और सारे डेटा जो है कि आपके सेपरेट हो गए, सभी डेटा आपके सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए। इस तरीके से हमें पता चल पा रहा है कि कौन सा डेटा, कौन सा कॉलम, कौन सा हेडिंग किसके लिए है, आपको इससे अच्छे से आइडिया लग जाएगा। तो अगर आपको टेबल का बॉर्डर देना है तो आप यूज कर सकते हैं बॉर्डर एट्रीब्यूट का, और आप अपने टेबल का बॉर्डर सेट कर सकते हैं। देन जो हमारा नेक्स्ट आएगा,
आपको अगर इस टेबल के बॉर्डर का कलर चेंज करना हो तो आपके पास प्रॉपर्टी है बॉर्डर कलर। ठीक है, आपके पास प्रॉपर्टी है बॉर्डर कलर। मैंने बॉर्डर कलर दे दिया रेड, तो आप देखेंगे कि आपके इस बॉर्डर का कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने पास किया बॉर्डर कलर और कलर का नेम, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे बॉर्डर का कलर चेंज हो गया। अब सपोज दैट आपको जो आपका ये सेल बना हुआ है जिसमें डेटा रखा है, चाहे वो आपका हेडिंग डेटा रखा हो या आपका ये कंटेंट वाला डेटा रखा हो, अगर आपको डेटा और उसके सेल के बीच में स्पेस देना हो, इसके बीच में डेटा और सेल के बॉर्डर के बीच में, मीन्स आपको अगर इंटरनल स्पेस देना हो, सेल के अंदर स्पेस देना हो, तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा सेल पैडिंग। क्या यूज करना पड़ेगा? सेल पैडिंग। सेल पैडिंग मैंने पास कर दिया 5। आप देखेंगे कि सेल के बीच में 5 पिक्सल का स्पेस हो गया। और अगर आपको यही स्पेस सेल के बाहर करना हो, एक्सटर्नल करना हो, सेल के बॉर्डर और टेबल के बॉर्डर के बीच में करना हो, तो आप क्या यूज करेंगे? उसके लिए भी एक एट्रीब्यूट यूज किया जाता है। उस एट्रीब्यूट का नेम है सेल स्पेसिंग। क्या है? सेल स्पेसिंग। मैंने पास कर दिया 10 पिक्सल। तो अब आप देखेंगे कि सेल के बाहर आपका स्पेस हो जाएगा ऐसा कुछ। सेल के बॉर्डर और टेबल के बॉर्डर के बीच में ये जो स्पेस आ रहा है, सेल के बॉर्डर और टेबल के बॉर्डर के बीच में आ रहा है। इसके लिए हम लोगों ने यूज किया है सेल स्पेसिंग। फिर अगर आपको अपने टेबल के बैकग्राउंड का कलर चेंज करना हो, तो उसके लिए प्रॉपर्टी है बीजी कलर, और आप दे सकते हैं कलर का नाम। तो आप क्या देख पाएंगे कि आपके टेबल के बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने जो एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं वो पढ़ा हम लोगों ने बॉर्डर, इसका वर्क है टेबल का बॉर्डर सेट करना। बॉर्डर कलर, इसका वर्क है टेबल के बॉर्डर का कलर सेट करना। सेल पैडिंग, सेल के अंदर स्पेस देना या सेल के इंटरनल स्पेस देना। सेल स्पेसिंग, सेल के एक्सटर्नल या सेल के बाहर स्पेस देना। बीजी कलर, टेबल के बैकग्राउंड कलर को सेट करना, टेबल के बैकग्राउंड कलर को अप्लाई करना। अब आप चाहते हो कि जो आपके ये टेबल बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में दिख रहा है ये सेंटर में दिखे या ये राइट में दिखे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? तो उसके लिए यहाँ पे यूज करना पड़ता है अलाइन एट्रीब्यूट। क्या यूज करना पड़ता है? अलाइन एट्रीब्यूट। इस अलाइन के अंदर अगर आप पास करते हैं सेंटर, तो आप क्या देख पाएंगे कि आपके टेबल का डेटा सेंटर में चला जाएगा। फिर अगर आप यही अलाइन की वैल्यू पास करते हैं राइट, तो आप देख पाएंगे कि आपका टेबल राइट में चला जाएगा। और अगर आप यही इसकी वैल्यू पास करते हैं लेफ्ट, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जिस पोजीशन पे था उस पोजीशन पे आपको दिखेगा ये। तो यहाँ पे अलाइन की 3 वैल्यू हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर। अगर आप इन तीनों में से किसी एक वैल्यू को पास करते हैं तो आपका होल टेबल उस पोजीशन पे होगा जो आपने अलाइनमेंट की वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है। फिर अगर आपको टेबल का विड्थ बढ़ाना हो तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है, या आप टेबल का विड्थ दे सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया 500 पिक्सल, तो टेबल का विड्थ 500 पिक्सल हो जाए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टेबल का विड्थ भी इंक्रीज हो जाएगा। मैंने दिया 500 पिक्सल, तो ये 500 पिक्सल हो गया। तो आप अपने टेबल का विड्थ भी बढ़ा सकते हैं यूजिंग विड्थ एट्रीब्यूट। ठीक है। फिर इनमें से कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो आपके पर्सनल टीआर टैग के अंदर, टीएच टैग के अंदर और टीडी टैग के अंदर भी काम करते हैं। सपोज दैट आप नहीं चाहते हैं कि जो ये बीजी कलर अप्लाई हुआ है ये आपके पूरे टेबल पे अप्लाई हो, आप चाहते हो कि किसी एक रो पे अप्लाई हो, एक सिंगल रो। ठीक है, आप चाहते हैं कि एक रो के अंदर आपका ये बीजी कलर अप्लाई हो। सपोज दैट आप चाहते हैं ये जो पहले यूजर का पूरा डेटा है उसका केवल रो कलरफुल हो, बाकी रो कलरफुल ना हो, तो आप बीजी कलर यहाँ भी यूज कर सकते हैं।
मैंने पास कर दिया बीजी कलर, ये ऑरेंज। तो आप देखेंगे वो पूरा का पूरा रो का बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो जाएगा। ये उस पूरे रो का बैकग्राउंड कलर रो ऑरेंज हो गया। क्यों ऑरेंज हो गया? क्योंकि मैंने बीजी कलर इस टी आर टैग के अंदर पास कर दिया है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि इस टी आर का जो ये टी डी है इसका केवल बैकग्राउंड कलर चेंज हो, इस पर्टिकुलर टी डी का, तो आप बीजी कलर को यहाँ भी यूज कर सकते हैं। मैंने पास कर दिया ब्लू। तो आप देख पाएंगे कि उस सेल का पर्टिकुलर टीडी का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। तो ये जो आपका बीजी कलर एट्रीब्यूट है, आप चाहें तो पूरे टेबल पे अप्लाई करिए, या आप पूरे रो पे अप्लाई करिए, या आप केवल और केवल एक सेल पे अप्लाई करिए। वो आपके ऊपर है कि आप कहाँ पे यूज करना चाहते हैं। जहाँ पे आप यूज करेंगे आपका बीजी कलर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर HTML5 ने कुछ और भी नए टैग बनाए टेबल के लिए, कि अगर आपको अपने टेबल का स्ट्रक्चर थोड़ा और अच्छा करना हो, अपने टेबल का स्ट्रक्चर थोड़ा और फॉर्मेटेड वे में बनाना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? HTML5 के नए टैग्स यूज करने पड़ेंगे। जैसे अभी आपने देखा होगा कि ये जो हम लोग अभी टेबल करंटली बनाए हैं, इसमें सब कुछ सीक्वेंस के भी आप पे आ रहा है। जैसा आप जिस सीक्वेंस में लिख रहे हैं, रिजल्ट आपको उसी सीक्वेंस में मिल रहा है। सबसे पहले मैंने रोल नंबर लिखा तो रोल नंबर आया, फिर मैंने उसके बाद एक यूजर का डेटा रखा तो वही डेटा आया, फिर मैंने सेकंड यूजर का डेटा रखा तो सेकंड यूजर का डेटा आया। मीन्स जैसे आपने कंटेंट को लिखा, मैटर को लिखा, उसी फॉर्मेट में आपको रिजल्ट में मिला। तो यहाँ पे क्या है कि आपको फॉर्मेट, आपको सीक्वेंस से ध्यान देना पड़ रहा है। बट HTML5 ने जो नए टैग्स बनाए हैं उसमें आपको ज़्यादा सीक्वेंस का ध्यान नहीं देना है। आपको अपना कोड लिखते चले जाना है, वो ऑटोमेटिक उसी पोजीशन पे, उसी एरिया में आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें टेबल में, तो इस टेबल में जो रोल नंबर, नेम और मोबाइल है, हेडिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं टेबल का हेडिंग सेक्शन, हेडर सेक्शन, टेबल का टॉप सेक्शन। और उसके बाद ये जो डेटा लिखा गया है इसको बोला जाता है टेबल का मिडिल सेक्शन, टेबल का बॉडी सेक्शन। और जो सबसे नीचे लिखा जाता है, जैसे आप अपने मार्कशीट में देखेंगे तो सबसे पहले हेडिंग्स आपके दिखते हैं, आपके कॉलेज का नेम वगैरह टॉप पे दिखता है, फिर आपके मार्क्स वगैरह दिखते हैं, और सबसे नीचे आपके टोटल नंबर दिखते हैं, फिर आपके ग्रेड दिखते हैं, आपका जो है कि फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन दिखता है, ठीक है, रिमार्क दिखता है। तो वो आपके टेबल का सबसे बॉटम सेक्शन होता है, फुटर सेक्शन होता है, लास्ट सेक्शन होता है। तो टेबल को यहाँ पे 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। हेडर मतलब टॉप सेक्शन जहाँ पे हेडिंग वगैरह होते हैं, मिडिल सेक्शन जहाँ पे डेटा आपका होता है, कंटेंट और मैटर होता है, और तीसरा आपका आता है फुटर सेक्शन या लास्ट सेक्शन जहाँ पे उस टेबल का कंक्लूजन होता है। तो वैसे ही इन तीनों सेक्शन को सोचते हुए HTML5 ने 3 नए टैग बनाए। वो 3 नए टैग क्या हैं? वो 3 नए टैग आपके टेबल टैग के अंदर यूज होंगे। मैं इसी पेज में यूज कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे यूज किया टेबल ओपन, टेबल क्लोज, इसके अंदर TR टैग ओपन एंड TR टैग क्लोज। तो अगर आपको यहाँ पे टेबल का हेडिंग सेक्शन बनाना है, टेबल का आपको मिडिल सेक्शन बनाना है, टेबल का बॉटम सेक्शन बनाना है, तो उसके लिए टैग बना हुआ है। जैसे आपको टेबल का हेडिंग सेक्शन बनाना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टी हेड। टी हेड मतलब टेबल हेडिंग, और इस टी हेड के अंदर आपको यूज करना पड़ता है TH टैग और TH टैग, और इसके अंदर आपको देना पड़ता है वो डेटा। यहाँ पे मैंने पास कर दिया नेम, यहाँ पे मैंने पास कर दिया मोबाइल। ठीक है, देन आप इसको अगर रन कराते हैं तो आप देख पाएंगे आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे ही रोल नंबर, नेम और मोबाइल आपका आ गया। अब अगर आपको मिडिल सेक्शन बनाना है, बॉडी सेक्शन बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं फिर से TR टाइप, क्योंकि नेक्स्ट रो में लाना है। अब उसके लिए यूज किया था आपका T बॉडी टैग। ठीक है,
टी बॉडी टैग, यहाँ पर मैंने यूज किया टी डी टैग ओपन, टी डी टैग क्लोज। यहाँ पर मैंने दे दिया डेटा कोई 4, रोल नंबर, नेम और मोबाइल। ये हो गया, तो ये डेटा आपका वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा जैसे ये। फिर ऐसे किसी और यूजर का डेटा रखना हो तो इसी सबसे लास्ट अगर आपको डेटा रखना हो तो इसके लिए आपको टी आर टैग ओपन एंड टी आर टैग क्लोज, यहाँ पे यूज करेंगे टी फुट टैग। और यहाँ पर पास कर दिया फुटर का डेटा, जैसे मैंने कॉपीराइट, ऐसे मैंने कुछ भी लिख दिया एक जनरल मैसेज, तो ये आपका फुटर बन गया, मतलब सबसे लास्ट सेक्शन। ठीक है, अब देखिए अगर मैं ऐसा करता हूँ कि ये डेटा उठा करके सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, जबकि ये टी फुट के अंदर है, मैं टेबल के स्टार्टिंग में ही लिख देता हूँ। ठीक है, टेबल के स्टार्टिंग मैंने इसको लिख दिया, सेव किया मैंने, तो रन किया तो देखिए फिर भी वो उसी सेम पोजीशन पे नीचे ही है, वो ऊपर नहीं गया। जबकि इनमें क्या था, इस पहले वाले टेबल में ये आप जैसा लिख रहे थे वैसा आ रहा था, लेकिन मैंने देखिए सेकंड वाले टेबल के अंदर टी फुट का मैटर सबसे पहले लिखा है, लेकिन वो आ कहाँ पे रहा है, सबसे लास्ट में आ रहा है। क्योंकि टी फुट का मतलब ही है कि आपका जो डेटा उसके अंदर लिखा जाएगा वो टेबल के फुटर में आएगा, टेबल के सबसे लास्ट सेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपने अगर टी फुट ले लिया और उसके अंदर आप कोई भी डेटा लिखेंगे, आप चाहे उसको पहले लिखिए, बाद में लिखिए, बीच में लिखिए, वो आएगा तो टेबल के सबसे लास्ट में ही सेक्शन में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए टी फुट टैग बनाया गया। टी हेड टैग का सेंस क्या है कि इसके अंदर आप कोई भी डेटा पास करेंगे तो वो टेबल के सबसे टॉप पोजीशन में दिखेगा, सबसे टॉप पे, चाहे आप उसके अंदर कुछ भी लिखिए। और टी बॉडी का सेंस यहाँ पे है कि इसके अंदर आप कोई भी कंटेंट पास करेंगे तो वो कंटेंट आपके टेबल के हेडिंग और टेबल के फुटर सेक्शन के बीच में दिखेगा। ठीक है, बॉडी मतलब मिडिल, बीच में, ये मिडिल या बीच क्या होगा टेबल का, तो टेबल का हेडिंग सेक्शन, ये टेबल का हेडर सेक्शन और टेबल के फुटर सेक्शन के बीच का पार्ट होगा ये, वहां पे आपको ये दिखेगा, आपका टेबल का डेटा और टेबल के कंटेंट। बात आती है इसकी एट्रीब्यूट्स की, तो इसके एट्रीब्यूट्स भी वही हैं जो आपने पहले टेबल के लिए अभी देखे हैं। बॉर्डर एट्रीब्यूट, बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, बीजी कलर और अलाइन एंड विड्थ। जितने एट्रीब्यूट आप उस टैग के लिए पढ़े हैं वो सभी एट्रीब्यूट्स यहाँ भी वैसे ही अप्लाई होते हैं। यहाँ पे बढ़ा है तो केवल और केवल आपका 3 टैग बढ़ा है, टी हेड टैग फॉर टेबल हेडिंग, टी बॉडी टैग फॉर टेबल बॉडी और टी फुट टैग टेबल फुटर। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये HTML के नए टैग हैं, HTML5 के, इसका फुल नेम है टेबल हेडिंग। आपके टी बॉडी का सेंस है टेबल बॉडी और आपके टी फुट का वर्क है टेबल फुटर। तो ये टैग है आपके टेबल के केस में। इनके लिए जो हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स पढ़े वो आपने भी देखा। बॉर्डर एट्रीब्यूट जो टेबल का बॉर्डर सेट कर रहा था, बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट जो टेबल के बॉर्डर का कलर सेट कर रहा था, बीजी कलर जो टेबल के बैकग्राउंड को सेट कर रहा था, सेल पैडिंग जो टेबल के इंटरनल स्पेस को पास कर रहा था या सेल के अंदर स्पेस दे रहा था, सेल पैडिंग। देन अलाइनमेंट ऑपरेटर, अलाइनमेंट एट्रीब्यूट जो टेबल का अलाइनमेंट सेट कर रहा था लेफ्ट, राइट और सेंटर। तो ये थे आपके टेबल के लिए एट्रीब्यूट्स और टेबल के लिए आपके टैग्स HTML5 के भी। इसमें से किसी को कोई डाउट हो, अभी जो हम लोगों ने ये देखा, इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।
ये हम लोगों ने टेबल ऊपर पढ़ा है और नीचे उसके जो टेबल के नए टैग्स आए हैं उनको हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसको आप एक बार देखिए और इसमें अगर आपको कहीं डाउट लगता है, कुछ नया आप सोच रहे हो अपने माइंड में, तो वो बताएं आप। 1 मिनट का आपके पास टाइम है, फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा टेबल के आगे। अगर इतना समझ में आ गया। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। ये जो हम लोग इस पेज में आप देख पा रहे हैं, इस पेज में हम लोगों ने पढ़ा है टेबल टैग। टेबल टैग क्यों पढ़ा है? अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि हमें अगर अपने डेटा को, अपने मैटर को अपने वेब पेज में टेबल के फॉर्मेट में दिखाना हो। आप सभी जानते हैं कि जो टेबल का फॉर्मेट होता है, उस टेबल में रो बने होते हैं, कॉलम्स बने होते हैं और डेटा होते हैं। देखो, टेबल का डेफिनेशन ये होता है कि टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रो, कॉलम एंड डेटा। तो टेबल में जहां भी रो, कॉलम और डेटा का कलेक्शन होता है वहां पे टेबल बन जाता है। अब वेब पेज में हमें अगर टेबल बनाना है तो उसके लिए मैंने बताया आपको कि आपको लेना पड़ेगा टेबल टैग। सबसे पहले आपको टेबल टैग को ओपन करना है और टेबल टैग को क्लोज करना है। फिर उस टेबल के अंदर जो रो बनते हैं, उन रो को बनाने के लिए यूज किया जाता है आपका टी आर टैग। इसका फुल नेम होता है टेबल रो। अगर आप टी आर टैग का यूज करते हैं तो आपके टेबल में रो क्रिएट हो जाता है। फिर उस रो के अंदर सबसे पहले आप क्या बनाते हैं? हेडिंग बनाते हैं, क्योंकि आपको अपने टेबल में जो भी डेटा रखते हैं वो डेटा किस पर्पज से रखे गए हैं उसके लिए आप कुछ ना कुछ हेडिंग्स देते हैं। इस डेटा का जो डिटेल्स है वो नेम से है, इस डेटा का जो डिटेल्स है वो मोबाइल नंबर से है, इस डेटा का जो डिटेल्स है वो एड्रेस से है, इस डेटा का जो एड्रेस है वो नेम से है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि हर एक डेटा को इंडिकेट करने के लिए हेडिंग बनाते हैं। उन हेडिंग को बनाने के लिए HTML के TR में यूज किया जाता है TH टैग। TH टैग मीन्स टेबल हेडिंग टैग। और अगर आप TH का यूज करते हैं और उसके अंदर कोई भी डेटा पास करते हैं तो रिजल्ट में आप क्या देख पा रहे थे कि जो डेटा आपका आ रहा था वो बाकी डिटेल से थोड़ा सा बोल्ड आ रहा था, ठीक है, और साइज में थोड़ा सा बड़ा आ रहा था। तो TH टैग आप जैसे यूज करेंगे उसके अंदर आप कोई भी कंटेंट या मैटर पास करेंगे, वो कंटेंट या मैटर आपको बोल्ड फॉर्मेट में मिलने लगेगा। और बोल्ड फॉर्मेट के अलावा आपको थोड़ा सा नॉर्मल डेटा के साइज से बड़ा भी मिलेगा। तो ये आपके TH का यूज करने से हेडिंग्स बन जा रहे थे। अब हमें उन हेडिंग्स के ब्याह पे डेटा रखना होता है कि हम अपने टेबल में डेटा को रखें, डेटा को रिप्रेजेंट करें। तो उसके लिए आपने फिर से TR टैग लिया है। अगेन TR टैग लेने का क्या रूल था? अगेन TR टैग लेने का रूल ये था कि हम जो डेटा रखने जा रहे हैं वो हेडिंग्स के नीचे रखेंगे, वो नेक्स्ट रो में रखेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने TR टैग को यूज किया। और उस TR में हम लोगों ने फिर से पास किया TD। TD मतलब टेबल डेटा। अब TD टैग क्यों यूज करना पड़ा? हम चाहते तो TH टैग यूज कर सकते थे। TH टैग में ये प्रॉब्लम आती कि हेडिंग और डेटा आपका सेम फॉर्मेट में हो जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मेट को अलग रखने के लिए कि हेडिंग अलग फॉर्मेट में दिखे और डेटा आपका अलग फॉर्मेट में दिखे, तो इसके लिए आपका TH और TD टैग बनाया गया। देन जब हम लोगों ने टेबल क्रिएट कर लिया है, टेबल में डेटा रख दिया है, टेबल में हेडिंग्स रख दिए हैं, टेबल जब आपका बन के तैयार हो गया है तो हमें ये लगा है कि जो ये डेटा दिख रहे हैं ये सेपरेट नहीं दिख रहे हैं, ये अलग अलग नहीं दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सभी मिक्स हो गए हैं। तो इन सभी डेटा को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए हम लोगों ने टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स यूज किए हैं। इसमें सबसे पहला हम लोगों ने एट्रीब्यूट यूज किया है बॉर्डर। जैसे ही हम लोगों ने बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज किया है टेबल के चारों तरफ एक बॉर्डर बन के आ गया ऑटोमेटिक, ठीक है। टेबल में जैसे हम लोगों ने बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज किया है ये बॉर्डर बन के आ गया है, और जैसे ही बॉर्डर बना है आप देख पा रहे हैं कि हर एक डेटा सेपरेट हो गया है और सेम साइज में हो गया है। सेम साइज मीन्स जितना उसका बड़ा हेडिंग या डेटा है उसके भी आप पे आपका टेबल सेपरेट हो गया है। अब अगर आप चाहते हैं कि जो बॉर्डर बना है टेबल में उसका हम कलर चेंज कर पाएँ तो उसके लिए भी आपको एट्रीब्यूट यहाँ पे मिला कि आपने पास किया बॉर्डर कलर रेड। आप देखेंगे कि आपके टेबल का बॉर्डर चेंज हो गया था। फिर आपने सोचा कि ये जो टेबल के अंदर सेल बन के आ रहे हैं इसके अंदर डेटा लिखा हुआ है जैसे 10001 ABC XYZ, ये एक आपके सेल हैं, ये आपके एक सेल बने हैं। अगर हमें इन सेल के अंदर स्पेस देना हो, इन सेल के अंदर थोड़ी सी स्पेस बढ़ानी हो,
तो उसके लिए हम किस एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, तो हम लोगों ने यूज किया सेल पैडिंग का। सेल पैडिंग का वर्क होता है इंटरनल स्पेस देना। वो इंटरनल स्पेस कहाँ पे अप्लाई होता है, तो वो इंटरनल स्पेस आपका अप्लाई होता है सेल के अंदर। ठीक है, तो आपका 5 हमने पास किया, तो 5 पिक्सल का स्पेस आपके टेबल के सेल में अप्लाई हो गया है। फिर आपने सोचा है कि जो हमने स्पेस सेल के अंदर दिया है वही स्पेस सेल के बाहर भी हो जाए, सेल के आउटर में हो जाए। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोगों ने यूज किया है सेल स्पेसिंग। इस सेल के एक्सटर्नल, सेल के बाहर स्पेस हो जाए। जैसे ही आपने सेल स्पेसिंग में 10 पिक्सल पास किया है, आप क्या देख पाए, ये आपके सेल के बाहर एक्सटर्नल स्पेस हो गया है। ठीक है, फिर हमने पास किया है बीजी कलर। बीजी कलर मीन्स बैकग्राउंड कलर। जैसे हमने बीजी कलर पास किया है, आप देख पा रहे होंगे कि आपके पूरे टेबल का बैकग्राउंड कलर सेट हो गया है, पूरे होल टेबल का। बीजी कलर, जो भी आप कलर का नेम दे देंगे, वो कलर सेट हो गया है। फिर हम लोगों ने यूज किया है अलाइन एट्रीब्यूट। हम लोगों ने सोचा है कि ये जो टेबल बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड में आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड में दिख रहा है, अगर हम चाहते हैं कि ये सेंटर में दिखे, हम चाहते हैं ये राइट में दिखे, तो हम लोगों ने ट्राई किया था इस अलाइन की वैल्यू सेंटर, जिससे वो सेंटर में टेबल चला गया था, राइट जिससे वो राइट में चला गया था, और लेफ्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आप लेफ्ट लिखिए या नहीं लिखिए, बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ्ट में रहेगा। फिर आपने सोचा कि ये जो टेबल का विड्थ है इसको हम थोड़ा और इंक्रीज कर दें, थोड़ा स्क्रीन के बराबर कर दें या स्क्रीन से थोड़ा सा कम रखें, तो आपने उसके लिए यूज किया है विड्थ एट्रीब्यूट। और आप विड्थ एट्रीब्यूट में जितनी नंबर ऑफ वैल्यू दिए हैं उतना पिक्सल का विड्थ आपका टेबल का अप्लाई हो जाएगा। तो आपका इस तरीके से बना है टेबल। फिर टेबल में अभी हम लोगों ने 3 नए टैग भी पढ़ लिए हैं। उन नए टैग का क्या काम था, तो अगर पहले हम इस टेबल से देखें, उन नए टैग को जोड़ें, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले आपने रोल नंबर वाला डेटा लिखा है, फिर आपने 100 वाला डेटा लिखा है, फिर आपने 102 का डेटा लिखा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जिस सीक्वेंस में आपने डेटा लिखा है उसी सीक्वेंस में आपको आउटपुट मिला है। अगर आप इस रोल नंबर वाले डिटेल्स को उठा करके सबसे नीचे रख देंगे तो आप क्या देखेंगे, जैसे मैंने क्या किया यहाँ से एक एग्जांपल के पर्पज से, मैंने यहाँ से डेटा को उठाया और पहले वाले टेबल के सबसे लास्ट में रख दिया। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि हेडिंग अब आपका सबसे नीचे दिखने लगेगा, क्योंकि आपने सीक्वेंस वही रखा है, ये सबसे पहले आपने डेटा रखा है, उसके बाद आपने हेडिंग रखा है। लेकिन जनरली टेबल में ऐसा नहीं होता है। टेबल में क्या होता है, टेबल में सबसे टॉप पे हेडिंग होती है, बीच में डेटा होता है, फिर बाद में उन डेटा का कंक्लूजन होता है। बट यहाँ पे हमने जैसे सीक्वेंस को चेंज किया, हमें आउटपुट में भी वही सीक्वेंस चेंजेबल मिला। जबकि जो हम लोग नए टैग पढ़े हैं उनमें ऐसा नहीं है। नए टैग का यही काम है कि आप अगर जिस सेक्शन में जिस डेटा को रखना चाहते हैं आप वही टैग यूज करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा टेबल के सबसे नीचे रखा जाना है तो उसको आप टी फुट के अंदर रखेंगे, वो ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा। आपको लगता है कि जो टेबल का आप डेटा है वो टेबल के सबसे टॉप पोजीशन में रखा जाना है, हेडर सेक्शन में रखा जाना है, तो उसको आप टी हेड के अंदर रखिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपके टेबल का डेटा है वो ना ही हेडर सेक्शन में होना चाहिए और ना ही फुटर सेक्शन में होना चाहिए, वो टेबल के बीचों बीच हो, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा टी बॉडी टैग, टेबल के बॉडी का। इसमें जो भी डेटा लिखा जाएगा वो टेबल के मिडिल में रहेगा। तो ये था आपका टेबल का स्ट्रक्चर, टेबल का लेआउट, टेबल के डिज़ाइन, जिसका यूज करके आप टेबल के फॉर्मेट में डेटा को दिखा सकते हैं, डेटा को रन करा सकते हैं। ठीक है, अभी भी किसी को कोई डाउट है तो फिर से आप पूछ लीजिए, कहीं किसी को। सर हाँ सर मेटा टैग फिर से बता दीजिए। मेटा टैग, ठीक है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक दिन सबसे पहले जो हम लोग क्लास किए थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था HTML के 8 टैग पढ़े थे। ठीक है, याद होगा सभी को कुछ थोड़ा बहुत। जो हम लोग HTML के 8 टैग पढ़े थे उसमें से हम लोगों ने सबसे पहला टैग पढ़ा था टाइटल टैग। टाइटल टैग का यूज करके हम लोगों ने अपने वेब पेज का टाइटल सेट किया था। फिर हम लोगों ने सेकंड टैग पढ़ा था स्टाइल टैग।
जिसका यूज करके हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी वेब पेज में इंटरनल स्पेस देना हो, इंटरनल स्पेस, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, स्टाइल टैग का। फिर हम लोगों ने पढ़ा था स्क्रिप्ट टैग, तीसरा टैग, जिसका यूज करके हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी वेब पेज में जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग करनी हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, स्क्रिप्ट टैग का। फिर हम लोगों ने चौथा टैग पढ़ा था नो स्क्रिप्ट। नो स्क्रिप्ट का वर्क हम लोगों ने देखा था कि अगर आपको किसी वेब पेज में जावा स्क्रिप्ट के कोड को रिप्लेस करना हो या उसके रिप्लेसमेंट पे हमें कोई मैसेज दिखाना हो तो हम लोगों ने पढ़ा था नो स्क्रिप्ट। और हम लोगों ने अपने ब्राउजर पे सेटिंग पे जा करके साइट सेटिंग पे जावा स्क्रिप्ट को ब्लॉक करके भी टेस्ट किया था, वो काम कर रहा था, चीज़ें चल रही थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था लिंक टैग। जैसे लिंक टैग का काम हम लोगों ने कल भी देखा कि अगर आप अपने वेब पेज का टैब का आइकन चेंज करना चाहते हैं, आइकन यहाँ पे कल हम लोगों ने इसको भी देखा था कि आपके जो टैब का आइकन आता है, यहाँ पे देखिए इस टैब का आइकन एक बन के आ रहा है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंटरनेट का आइकन बन के आ रहा है, यहाँ पे भी इंटरनेट का आइकन बन के आ रहा है। तो अगर हमें अपने पेज का आइकन चेंज करना हो तो उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था लिंक टैग। और लिंक टैग का एक और काम पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई एक एक्सटर्नल वेब पेज हो, एक अलग से वेब पेज हो, उसको आप अपने कोडिंग वाले पेज से लिंक करना चाहते हो, उस केस में भी आपने लिंक टैग पढ़ा था। फिर हम लोग के पास एक ऑप्शन बचा था मेटा टैग। तो मेटा टैग में मैंने बताया कि मेटा टैग अपने आप में एक पूरा कॉन्सेप्ट है। ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है एसईओ का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। मैंने आपको कल एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया था कि आप जब भी इंटरनेट पे जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप एक कीवर्ड पास करके किसी साइट को सर्च करते हैं। बहुत रेयर केस होता है कि आप डायरेक्ट साइट का नाम डाल देते हैं। बहुत रेयर केस होता है कि आप किसी कंपनी का साइट का डायरेक्ट नेम पास करके उस साइट को सर्च कर लेते हैं। जनरली क्या करते हैं, जनरली आप अपने सर्विस को लेने के लिए कोई ना कोई कीवर्ड पास करते हैं। जैसे कि लो रेंज मोबाइल फ़ोन, ठीक है, 40 to 45 बजट लैपटॉप, ऐसा करके हम लोग कुछ कीवर्ड पास करते हैं। ठीक है, बेस्ट इंस्टीट्यूशन, बेस्ट टेक्नोलॉजी इन वर्ल्ड, हाई पेड टेक्नोलॉजी इन वर्ल्ड, ऐसा करके हम लोग कुछ कीवर्ड पास करते हैं। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे हम कीवर्ड पास करते हैं उन कीवर्ड से रिलेटेड हमें क्या होती है कि वेबसाइट मिल जाती हैं। जैसे हमने यहाँ पास किया हाई पेड टेक्नोलॉजी, ये क्या हुआ, ये एक कीवर्ड हो गया। यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो हमें बहुत सारी वेबसाइट्स मिलने लगेंगी, हमें डेटा मिलने लगेगा। ये देखिए बहुत सारी वेबसाइट मिलने लगी यहाँ पे। तो ये जो वेबसाइट होती हैं, तो वेबसाइट क्या होती है, इंटरनेट पे सर्च होती हैं। और आपको ये भी पता है कि एक जैसे काम को करने के लिए इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, लेकिन इस कीवर्ड पे आपकी भी वेबसाइट सर्च होकर के आ जाए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, या उसके लिए आपको क्या मेहनत करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग करते हैं एसईओ। एसईओ करने से क्या होता है कि गूगल जो होता है हमारे वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करता है, सर्च में लाता है। जब सर्च में लाता है तो हम लोग भी मेटा टैग में वो कीवर्ड पास करते हैं, कंटेंट एट्रीब्यूट यूज करते हैं, और उस कंटेंट एट्रीब्यूट के अंदर वो सभी कीवर्ड पास करते हैं जिससे जनरली कोई यूजर आपको सर्च कर सकता है, आपकी वेबसाइट को सर्च कर सकता है। और अगर वो कीवर्ड आपकी वेबसाइट में मिलती है इंटरनेट को, तो आपकी वेबसाइट भी ओपन होकर के फ्रंट पे आएगी। तो एक तो ये यूज होता है मेटा का कि किसी वेबसाइट के ऑप्टिमाइजेशन में, या किसी वेबसाइट के इंडेक्सिंग में, या किसी वेबसाइट के रेटिंग में, कि अगर आपकी वेबसाइट बनी है, उस वेबसाइट का आप रैंक अप करना चाहते हैं, उस वेबसाइट की आप रैंकिंग बढ़ाना चाहते हैं गूगल पे उसकी रैंकिंग बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उस केस में मेटा का यूज़ करना पड़ेगा। और एक और हम लोगों ने यूज देखा था कि अगर आप चाहते हैं कि आपका वेब पेज एक टाइम के बाद ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो। अभी क्या हो रहा है कि जितनी बार हम लोग कोड को लिख रहे हैं, सेव कर रहे हैं, और जब हम रन करा रहे हैं, देन जाकर के हमें आउटपुट मिल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ हो कि हमारा पेज ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो, हमारा ब्राउज़र ऑटोमेटिक रन हो जाए, हमें रन ना कराना पड़े, हमें बार बार जाकर के उसको रिलोड नहीं करना पड़े, तो उसके लिए भी हम लोग इस मेटा टैग का यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यूज भी किया था, मेटा के अंदर हम लोगों ने लिखा था
HTTP -EQIV, इसमें हम लोगों ने पास किया था रिफ्रेश, और नेक्स्ट हमने यूज किया था कंटेंट, और इस कंटेंट के अंदर मैंने पास किया था 1। ठीक है, तो जब हमने 1 पास किया तो आप क्या देख पाए थे कि जो हमारा ब्राउज़र था वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश होने लगा था। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब सपोज मैंने यहाँ पे कोई कंटेंट पास कर दिया, एक और मैंने यहाँ पे TD लिख दिया, सेव किया मैंने यहाँ पे, मैं अपने पेज को रिफ्रेश नहीं करूँगा, वो रिजल्ट आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ये देखिए। ठीक है, ये डेटा आपका ऑटोमेटिक आ गया, जबकि मैंने पेज को रिफ्रेश नहीं किया है फिर भी आ गया है। तो ये काम था आपके मेटा टैग का। बट जो बात आती है कि मेटा का जो कीवर्ड का वर्क है, वो कीवर्ड का वर्क हम लोग तब देख पाएंगे जब हम अपनी साइट को इंटरनेट पे लॉन्च करेंगे। ठीक है, जब हम लोग कंप्लीट एक वेबसाइट बना लेंगे, उस वेबसाइट को बनाने के बाद जब हम उसको इंटरनेट पे लॉन्च करेंगे, देन जा करके हमें पता चलेगा कि हमारी साइट या कीवर्ड, हमारी साइट में मेटा कैसे यूज हो रहा है। अभी तो बस आपको केवल थियोरेटिकल और ये एक मेटा का वर्क जानना होगा। अभी अगर इसको हमें कम्प्लीटली जानना है तो हमें अपने वेबसाइट को बना करके इंटरनेट पे लॉन्च करना पड़ेगा, फिर जा करके हम लोग मेटा का ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, देन हम चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका मेटा। इसको मैं फिलहाल कमेंट किए दे रहा हूँ। कमेंट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग यूज करेंगे एंगल ब्रैकेट, नॉट ऑपरेटर, एक्सप्लेनेशन मार्क, डबल माइनस से ओपनिंग, और क्लोजिंग करेंगे डबल माइनस और एंगल ब्रैकेट। तो ये था कमेंट। अभी किसी का कोई डाउट है किसी प्रीवियस टैग को लेकर के तो प्लीज पूछ लीजिए आप। अभी भी किसी का कोई डाउट है किसी पुराने टैग को लेकर के जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं? हम लोगों ने पढ़ रखा अभी तक बेसिक टैग्स पढ़े हैं जो फर्स्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था, फिर हम लोगों ने सभी हेड के अंदर 8 टैग पढ़े थे, वो मैंने आपको बताया था। फिर कल हम लोगों ने लिस्ट को स्टार्ट किया था, तो आज लिस्ट के कुछ पार्ट पढ़े हैं, और अभी हम लोगों ने करंटली टेबल पढ़ा है। ये टैग्स हम लोग पढ़ चुके हैं। इनमें से अभी किसी को कोई अगर डाउट हो रहा हो तो वो बता सकता है, उसका क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए कोई नहीं। सर हाँ बताइए। सर हम्म। तो टेबल पे मार्कर लगा सकते हैं? हाँ, टेबल को मार्क मार्कर लगा टैग। सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे सपोज दैट आपका ये टेबल है, आप चाहते हैं कि आपका टेबल ये चले, ये, तो हम इस पूरे टेबल को मार्किंग में पास कर देंगे। पहले मैं इस सेकंड वाले टेबल को कमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो हमारा सेकंड टेबल है इसको मैंने पहले क्लोजिंग कर दिया कमेंट की, और यहाँ पे मैंने कमेंट की ओपनिंग कर दिया। ठीक है, ये कमेंट हो गया। अब हमारे पास बचा ये केवल सिंगल टेबल, इसको मैंने सेव किया, रन कराया, तो ये हमारा सिंगल टेबल ये बच गया। अब इसकी थोड़ी विड्थ हम कर देते हैं। मैंने इसका विड्थ अभी हटा दिया, बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया, इसकी जितनी विड्थ थी उतना हो, तो ये आपकी उतनी विड्थ हो गई। अब हमें क्या करना है कि इस पूरे टेबल को मूव कराना है। तो बस सिंपल सा, आपको टेबल से पहले मार्क्यू टैग ओपन करना है, और टेबल के जस्ट बाद आपको मार्क्यू टैग को क्लोज कर देना है। तो मैंने कल आपको बताया था कि मार्क्यू टैग का यूज़ करके हम लोग इमेज को मूव करा सकते हैं, कंटेंट को मूव करा सकते हैं, पैराग्राफ को मूव करा सकते हैं, और पूरे होल वेब पेज को भी मूव करा सकते हैं, पूरी वेबसाइट को भी मूव करा सकते हैं यूजिंग मार्क्यू टैग। करना बस ये होगा कि मार्क्यू टैग को उस कंटेंट, उस एलिमेंट से पहले ओपन करना पड़ेगा, और उस एलिमेंट के जस्ट बाद क्लोज करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे अब कि आपका ये टेबल वन साइड टू अनदर साइड मूव करेगा। बस करना आपको यही है, छोटा सा काम, मार्क्यू को ओपन और मार्क्यू को क्लोज करना है, उस कंटेंट से आपका मार्क्यू मूव होने लगेगा। ठीक है, ये काम करना पड़ेगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? बस मार्क्यू को आपको ओपन करना और क्लोज करना है, आपका वर्क स्टार्ट हो जाएगा। अब आगे बताएं? यस सर बताइए। ठीक है, डन। अब हम नया पेज लेते हैं, न्यू पेज। इस नए पेज में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम नया टॉपिक है हमारा। नया टॉपिक है कि इमेज कैसे सेट करेंगे। अगर हम अपना वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं, उस वेब पेज में हमें पिक्चर्स लगाने हैं, हमें बैनर्स लगाने हैं, हमें इमेजेस लगाने हैं, तो वो हम इमेज को कैसे लगाएंगे,
इमेज को लगाने का क्या तरीका होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, इमेज को लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं IMG टैग। IMG टैग आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, और इस IMG के साथ हम लोग यूज करते हैं SRC। SRC का यहाँ पे फुल नेम होता है सोर्स। ठीक है, तो आप अगर अपने वेब पेज में इमेज लगाना चाहते हैं तो आपको यूज करना पड़ेगा IMG टैग। IMG आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नेम के जस्ट बाद मैंने स्लैश को यूज कर लिया है। तो जहां भी किसी नेम के बाद स्लैश यूज होता है वो होता है आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग, और जहां पे नेम से पहले स्लैश यूज होता है वो होता है आपका पेयर टैग, जो मैक्सिमम आप पेयर टैग पढ़ते आ रहे हैं। तो इमेज को लगाने के लिए हम लोग अभी यूज करेंगे IMG टैग, और IMG के साथ साथ एक एट्रीब्यूट भी हम लोग यूज करेंगे जो मैंडेटरी है। वो आपका एट्रीब्यूट है SRC। SRC मतलब सोर्स, जहां पे आप अपनी इमेज का सोर्स नेम पास करेंगे। ठीक है, चलिए एक नया पेज क्रिएट करते हैं, उसमें हम लोग इमेज को सेट करके देखते हैं। मैंने एक नया पेज लिया, इस नए पेज में वही सेम स्ट्रक्चर आपका HTML ओपन, HTML क्लोज, हेडर टैग ओपन, हेडर टैग क्लोज, बॉडी टैग ओपन और बॉडी टैग क्लोज। इसको हम लोग सेव करेंगे। मैंने इसको सेव कर लिया। ये प्रोग्राम आपका सेव हो गया। ठीक है, प्रोग्राम 6.html, ये आपका प्रोग्राम यहाँ पे सेव हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इमेज को सेट करना है। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, इमेज को लगाने से पहले कि आप जिस फोल्डर में कोडिंग को अपने सेव कर रहे हैं वहाँ पे एक इमेज ला करके रख लेंगे। तो करंटली मेरे पास एक इमेज पड़ा हुआ है मेरे फोल्डर में। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अपने सिस्टम में जाएंगे, आपके सिस्टम में कहीं पे भी कोई इमेज पड़ी होगी उस इमेज को आप कॉपी करेंगे और ला करके अपने कोडिंग वाले फोल्डर में रख लेंगे। ठीक है, करना आपको इतना है कि आप अपने सिस्टम में जाएंगे, वहाँ से कोई भी पिक्चर आप उठाएंगे या इंटरनेट से आप डाउनलोड कर लीजिए कोई भी पिक्चर, उसको आप अपने उस कोडिंग के फोल्डर में ला के रख लीजिए। जैसे मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, कल हम लोगों ने आइकन के लिए यूज़ किया था तो वो इमेज पड़ी है। इसी इमेज को हम सेट करके चेक कर लेते हैं कि ये इमेज वेब पेज पे डिस्प्ले हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने पेज में पास किया IMG टैग, फिर हमने पास किया SRC एट्रीब्यूट। अब इस SRC के अंदर क्या इमेज का पास किया जाता है, तो सबसे पहले इमेज का नेम पास किया जाता है। इमेज का नेम पास करने के लिए यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा, इमेज का नेम है 666। जो इमेज का नेम है वो है आपका 666, ये 666। फिर हमें इमेज का एक्सटेंशन भी पास करना पड़ेगा। तो इमेज का एक्सटेंशन है .jpg। ये मेरे इमेज का एक्सटेंशन है, हो सकता है आपके पास जो इमेज हो उसका एक्सटेंशन .jpeg हो, किसी किसी का .png हो, किसी किसी का .gif हो। तो जो भी आपकी इमेज का एक्सटेंशन है वो आपको पास करना पड़ेगा इमेज के साथ। तो अब यहाँ मैंने क्या किया, IMG टैग के साथ SRC एट्रीब्यूट में सबसे पहले मैंने इमेज का नेम पास किया जो 666 है, फिर डॉट करके उस इमेज का एक्सटेंशन, उस इमेज का टाइप ऑफ फाइल, तो मैंने वहाँ पे .jpg पास कर दिया। अब मैंने अपने कोड को रन कराया यहाँ से, तो आप क्या देख पाएंगे कि आपका इमेज आपके वेब पेज में डिस्प्ले हो गया। ये आपकी इमेज आ रही है। इमेज बाय डिफॉल्ट उतनी बड़ी आएगी जितनी उसकी साइज थी, उसका हाइट विड्थ था, उतना ही बड़ा आपको यहाँ पे इमेज आपका डिस्प्ले हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि इमेज तो बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही है, स्क्रीन से भी ज़्यादा बड़ी है, हमें इसकी साइज को थोड़ा छोटा करना हो। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं हाइट एट्रीब्यूट का। तो यहाँ पर मैंने दे दिया हाइट, हाइट में आपने पास कर दिया 500 पिक्सल, फिर आपने दे दिया विड्थ, विड्थ भी आपने दे दिया 500 पिक्सल। तो आप क्या देख पाएंगे कि आपके उस इमेज का हाइट एंड विड्थ सेट हो गया। फिर आपने ऐसे ही 10-12 इमेजेस लगा दिए, तो जब आप जितना ज़्यादा इमेज लगाएंगे उतना आपको ज़्यादा कंटेंट भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझाना पड़ेगा ना ये इमेज किस पर्पज से आपने वेबसाइट पे अपने लगा रखा है, अपने वेब पेज पे आपने इस इमेज की क्या रोल है। तो हमें इमेज को बताना पड़ता है कि ये इमेज टेक्नोलॉजी के लिए है, ये इमेज किसी कंटेंट के लिए हमें लिखना पड़ता है।
तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इमेज के कंटेंट को लिखने के लिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टाइटल एट्रीब्यूट। मीन्स इसका एक और एट्रीब्यूट यूज होता है इमेज का, वो होता है आपका टाइटल। इस टाइटल के अंदर हम लोग पास करते हैं इसका टाइटल नेम। जैसे मैंने पास कर दिया ठीक, मैंने टाइटल दे दिया। अब मैंने इमेज के बारे में लिख दिया, ठीक है। आप भी अब अगर अपनी इमेज के बारे में कुछ दिखाना चाहते हैं तो आप टाइटल के अंदर लिख सकते हैं, बट आप आउटपुट में जाएंगे तो जो आपने टाइटल लिखा है वो टाइटल आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा टाइटल वो डायरेक्ट नहीं दिखेगा। वो कब दिखेगा, जब आप अपने माउस को इमेज के ऊपर ले जाएंगे। ये देखिए यहाँ आपने ले गया तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको दिख रहा कि दिस इज इमेज यूजिंग फॉर लोगो, ठीक है। छोटे से आपको छोटे से बॉक्स में उसका टाइटल दिख रहा होगा। तो किसी भी इमेज का टाइटल तभी दिखता है जब आप अपने माउस को उस इमेज के ऊपर लेकर के जाते हैं, तभी वो दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज किया जाता है, उस एट्रीब्यूट का नेम है ऑल्ट एट्रीब्यूट। क्या है, ऑल्ट। ऑल्ट मतलब ऑल्टरनेट। होता क्या है कि अगर आप कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक कर देते हैं, जैसे आप इमेज का नेम पास कर रहे थे और आपने टाइपिंग मिस्टेक कर दी, तो उस केस में आपकी इमेज विजुअल नहीं होगी, ठीक है। उस केस में आपकी इमेज विजुअल नहीं होगी। लेकिन आप कैसे जान पाएंगे कि आपने पाथ गलत किया है या सही किया है? आपको तो इसका आइडिया नहीं होगा, क्योंकि आपने तो पास किया, जो भी नाम पास करना था, इमेज नहीं आएगा तो आपको लगेगा कि आपने कोडिंग गलत किया है। लेकिन वो कोडिंग नहीं गलत करते, वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो उस टाइपिंग मिस्टेक के हिंट के लिए, जो आपकी टाइपिंग मिस्टेक हुई है उसके हिंट के पर्पज से, उसको जानने के लिए ऑल्ट का यूज किया जाता है। ये ऑल्ट आपका तभी काम करता है जब आपका सोर्स गलत होता है, जब आपका SRC कहीं ना कहीं गलत होता है। तो जैसे मैंने पास कर दिया योर सोर्स नेम इज रॉन्ग, तो जब आपका सोर्स गलत होगा उस केस में आपका ऑल्ट का मैसेज दिख जाएगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे, देखिए आपको एक मैसेज मिल गया, योर सोर्स नेम इज रॉन्ग, आपका सोर्स नेम गलत है। अब क्या करेंगे, हम लोग जा करके अपने सोर्स नेम को सही कर लेंगे। सेव कर लिया। अब हम रन कराएंगे, आप देखेंगे वो इमेज आएगी, वो सोर्स नेम नहीं आएगा। वो सोर्स नेम आपका तभी दिखेगा, वो ऑल्ट आपका तभी दिखेगा जब आपका ये पाथ, ये लिंक गलत हुआ कहीं ना कहीं, तभी दिखेगा। ये यूजर को, डेवलपर के हिंट के पर्पस से होता है कि वो अगर वो कोडिंग कर रहा है तो ऑल्ट को भी दे दिया करे प्रॉपर, जिससे अगर कहीं पे गलती हो जाती है, कुछ एडिट हो जाता है, हट जाता है, तो उसको प्रॉपर उसका रिजल्ट मिल जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि उसकी वेबसाइट में कहीं ना कहीं गलती हो रही है, ठीक है। ये तरीका आपकी इमेज को सेट करने का। नेक्स्ट, ये तो इमेज आपने उस केस में सेट कर पाए हैं जब इमेज आपके अपने फोल्डर में थी। अब ऐसा हो कि कोडिंग आपका यहीं पे हो, program6.html आपका इसी फोल्डर में हो, लेकिन जो इमेज है वो किसी दूसरे ड्राइव में या किसी दूसरे फोल्डर में है, वहां से लाना हो, वहां से हमें शो करानी हो, इमेज को हम यहाँ पे नहीं लाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप क्या कोडिंग लिखेंगे वो आप देखिए, वो आप समझिए, ठीक है। सपोज दैट आप अपने सिस्टम के किसी दूसरे ड्राइव या किसी सेकेंड फोल्डर से इमेज को लाना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या कोडिंग लिखेंगे? तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे जो टैग लिखना पड़ेगा वो होगा आपका img टैग, एंड देन आपका src एट्रीब्यूट। और यहाँ पे हम जो सोर्स पास करेंगे वो किसी दूसरे लोकेशन से पास करेंगे, अदर लोकेशन से। तो सपोज दैट मैं अपने गया डाउनलोड फोल्डर में, ये मेरा जो कोडिंग है वो पीसी के सी ड्राइव के HTML बैच नेम में है, और मैं जा रहा हूँ अब डाउनलोड फोल्डर के अंदर। तो मैं गया डाउनलोड फोल्डर के अंदर, डाउनलोड फोल्डर के अंदर मेरे पास ये इमेज, कौन सी इमेज सेट किया था, सपोज दैट मेरे पास ये इमेज है, ठीक है, स्काई कैरियर, ये इसको हमें लगाना है, बट ये इमेज डाउनलोड फोल्डर के अंदर है और जो हमारा कोडिंग है वो सी ड्राइव के HTML बैच नेम के अंदर है।
तो किसी दूसरे ड्राइव से किसी दूसरे फोल्डर से इमेज को सेट करने के लिए सबसे पहले आपको उस इमेज के पास जाना है। उस इमेज के पास जाने के बाद आपको उस इमेज पे राइट क्लिक करना है। क्या करना है? राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे। प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे जाएंगे। जब आप इस प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको मिलेगा लोकेशन। क्या मिलेगा? लोकेशन। ये आप अपने ड्राइव में कहीं भी जाएंगे, आप उस इमेज पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टीज मेन्यू पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज मेन्यू पे जाएंगे तो आपको एक जगह पर मिलेगा लोकेशन। आपको पूरे उस लोकेशन को कॉपी करना है। ठीक है, लोकेशन को कॉपी करने के बाद आपको SRC के अंदर पास करना है लोकेशन। पूरा मैंने पेस्ट कर दिया। देन आपको यूज करना है स्लैश। लोकेशन को पेस्ट करने के बाद आपको यूज करना है स्लैश। स्लैश यूज करने के बाद आपको उस इमेज का नेम पास करना है। तो उस इमेज का जो भी नेम था वो मैंने कॉपी कर लिया। उस इमेज का नेम ये है, ये नेम मैंने पास कर दिया। सबसे पहले आपको उसका पूरा का पूरा लोकेशन पेस्ट करना है, जो भी लोकेशन होगा किसी भी ड्राइव का, किसी भी फोल्डर का। देन आपको यूज करना है स्लैश, जो मैंने यूज कर लिया। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वहाँ पे आप पास करेंगे इमेज का नेम। फिर आप पास करेंगे फोर्थ स्टेप में इमेज का एक्सटेंशन और आप सेव करेंगे। सेव करके आप रन कराएंगे तो आप क्या देख पाएंगे कि आप दूसरे लोकेशन से भी इमेज को सेट कर पा रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? ये पॉसिबल हो पाया है कि आप उस इमेज पे गए हैं, आपने राइट क्लिक किया है, आप प्रॉपर्टीज मेन्यू पे गए हैं, आप प्रॉपर्टीज मेन्यू के जाने के बाद आपने लोकेशन को कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद आपने SRC में पेस्ट किया है। देन आपने यूज किया है स्लैश, और स्लैश को यूज करने के बाद आपने पास किया है इमेज का नेम। फिर आपने पास किया है डॉट उसका एक्सटेंशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी सेकेंड पेज से, किसी दूसरे ड्राइव से, किसी सेकेंड फोल्डर से भी आप इमेज को सेट कर सकते हैं। मैं इस स्टेप को लिख दे रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से इमेज को पास करना चाहते हैं तो पहला कंडीशन था, उसमें था IMG SRC। सबसे पहले आपको देना है इमेज का नेम, फिर डॉट इमेज एक्सटेंशन। ठीक है, ये काम करना आपको, आपकी इमेज सेट हो जाएगी। ये कंडीशन तब है जब आप अपने फोल्डर में ही इमेज को रखें, तब कि इमेज का नेम देना है, डॉट इमेज का एक्सटेंशन या उसका टाइप ऑफ फाइल। अगर आप दूसरे लोकेशन से लाना चाहते हैं, अदर लोकेशन से, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? उस केस में भी आप यूज करेंगे IMG, आप यूज करेंगे SRC। तो इसको मैं यहाँ पे स्टेप वाइज लिख देता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक ऑन इमेज, हाँ, चूज प्रॉपर्टी। फिर सेकेंड क्या है? कॉपी लोकेशन पाथ, आपको कॉपी करना है लोकेशन के पाथ को। फिर थर्ड पेस्ट इन SRC। देन फोर्थ क्या करना है? यूज स्लैश। ठीक है, आफ्टर लोकेशन आपको स्लैश यूज करना है लोकेशन के बाद। देन फिफ्थ नंबर पास इमेज नेम। एंड सिक्स जो आपका होगा वो होगा आपका पास एक्सटेंशन आफ्टर इमेज नेम, लाइक .jpg और .jpg और .png और .gif, ऐसे करके। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? आपको राइट क्लिक करना है और आपको प्रॉपर्टी ऑप्शन चूज करना है। फिर आपको लोकेशन पे जाना है और पूरे लोकेशन को कॉपी कर लेना है। लोकेशन कॉपी करके आपको SRC के अंदर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको स्लैश यूज करना है। स्लैश यूज करने के बाद आपको इमेज का नेम पास करना है, और इमेज के नेम पास करने के बाद आपको डॉट के साथ उस इमेज का एक्सटेंशन पास करना है।
अगर आप इतना कर पाते हैं तो आप किसी अदर लोकेशन से भी इमेज को सेट कर पाएंगे। हाँ, किसी का कोई कन्फ्यूजन है तो पूछे वो। सर हाँ सर कोई अगर कोई इमेज पेंट में बनी है तो उसको भी सेट कर सकते हैं? हाँ, किसी चीज़ में बनी हो वो सेव होनी चाहिए बस आपके सिस्टम में। यस सर। प्रिंट से मतलब नहीं, इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तरीका था आपका इमेज को सेट करने का। फिर हम लोगों ने एट्रीब्यूट भी पढ़े हैं, हाइट एट्रीब्यूट जिससे आप इमेज की हाइट सेट कर सकते हैं, विड्थ एट्रीब्यूट जिससे आप इमेज की विड्थ को सेट कर सकते हैं, टाइटल एट्रीब्यूट जिससे आप उस पर्टिकुलर इमेज का टाइटल सेट करते हैं। वो टाइटल आपको कब विजुअल हो रहा था, जब आप कर्सर को उस इमेज के ऊपर ले जा रहे थे। यहाँ पे ले जाएंगे तो कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि हम लोगों ने इसके लिए टाइटल नहीं दिया है। देन हम लोगों ने नेक्स्ट यूज किया ऑल्ट एट्रीब्यूट का। इस ऑल्ट एट्रीब्यूट का वर्क है कि जब आपके IMG का SRC गलत होगा तो उस केस में ऑल्ट का मैसेज दिखेगा। ऑल्ट का वर्क होता है हिंट के लिए कि आपने SRC को गलत लिखा है, तो उसके हिंट के पर्पज से हम लोग SRC का यूज करते हैं, सोर्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंकर टैग। ठीक है, एंकर आपने देखा होगा कहीं कहीं वेबसाइट पे कि कुछ ऐसे पॉइंट्स या ऑप्शन होते हैं जो क्लिकेबल होते हैं, आप उनको क्लिक कर पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा मेन्यू जो होते हैं वो क्लिक होते हैं। आपने अबाउट को क्लिक किया तो आप अबाउट पेज पे चले जाते हैं। आपने कॉन्टैक्ट अस को क्लिक किया तो आप कॉन्टैक्ट अस पेज पे चले जाते हैं। आपने रीड मोर को क्लिक किया तो आप रीड मोर ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं। आपने व्यू मोर किया तो आप व्यू मोर पे पहुंच जाते हैं। तो ये क्या होते हैं कि वो ऑप्शन, वो टेक्स्ट, वो इमेज आपके क्लिक हो रहे होते हैं। उनके क्लिक करने पे कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है। उनके क्लिक पे कोई ना कोई एक्शन चल रहा होता है। उनके क्लिक पे कोई ना कोई पाथ ओपन हो रहा होता है। तो अगर आपको इस टाइप का काम करना हो, क्लिक करना हो कहीं पे, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ए टैग का। इसका यूज करते हैं ए टैग का, और उसके साथ यूज करते हैं HREF। जो आपका ए टैग है वो आपका पेयर टैग है। इस ए टैग को हम लोग एंकर टैग भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो हमने HREF यूज किया है इसका फुल नेम है हाइपर लिंक रेफरेंस। हाइपर लिंक रेफरेंस। चलिए मैं एक नया पेज लेता हूँ और वहाँ पे इसका यूज देखते हैं। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। इसको भी सेव करने के लिए यहाँ पे मैंने पेज का नेम पास किया 7.html, ये सेव हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक जनरल टेक्स्ट लिखा। ठीक है, और इसको मैंने सेव करके रन करा दिया। ये टेक्स्ट आपको विजुअल हो जाएगा। बट अगर हम लोग इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो क्लिक नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये टेक्स्ट आपका क्लिकेबल नहीं है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसको हम लोग क्लिक नहीं कर सकते, इस पर कोई हम एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट क्लिक हो। जब हम इस पर क्लिक करें कोई ऑप्शन ओपन हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट को क्लिकेबल बनाने के लिए। तो टेक्स्ट को क्लिकेबल बनाने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा HREF मीन्स एंकर टैग और हाइपर लिंक रेफरेंस। फिर यहाँ पे आपको ए टैग को क्लोज करना पड़ेगा। अब मैंने इसको HREF के अंदर पास कर दिया तो आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट अभी तक आपका क्लिक नहीं हो रहा था, ये टेक्स्ट अभी तक आपका क्लिक नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने इसको HREF के अंदर पास कर दिया। पेज को मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखिए ये टेक्स्ट आपका क्लिक हो रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसके क्लिक पे कोई पेज ओपन हो जाए तो आप देख पाएंगे। अगर आप यहाँ पे पास कर देते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने पास कर दिया अपनी इमेज का ही नेम, मेरे पास था ना इमेज 666.jpg, तो जैसे ही आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपकी वो इमेज ओपन हो जाएगी। देखिए यहाँ पे सेव किया मैंने, रन कराया। अभी तक तो क्लिक करने पे कुछ नहीं हुआ था, केवल अब देखिए क्लिक होने लगा। ठीक है, अब मैंने जैसे ही क्लिक किया वो इमेज ओपन हो गई। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि प्रोग्राम 7.html पेज पे हम हैं और जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं, यहाँ मैंने क्लिक किया तो उसी पेज पे वो इमेज ओपन हो जा रहा है। ऐसा कुछ हो
कि जब हम इस पर क्लिक करें तो वो इमेज दूसरे टैब पे ओपन हो जाए, मीन्स वो इमेज भी ओपन हो जाए और हमारी जो साइट है वो भी चलती रहे। तो इसके लिए यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज किया जाता है, उस एट्रीब्यूट का नेम है टारगेट एट्रीब्यूट। क्या है उसका नाम? टारगेट। और टारगेट के अंदर हम लोग पास करते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक। अंडरस्कोर ब्लैंक पास करने से क्या होगा, जो आपका इमेज उसी सेम पेज पे ओपन हो जा रहा था, अब वो किसी एक सेकंड पेज पे ओपन होगा। मैंने रिफ्रेश किया, रीड मोर पे क्लिक किया तो ये आपकी इमेज डिस्प्ले हो गई और यहाँ पे आपका कोड भी चल रहा है। अगेन आप क्लिक करेंगे तो वो इमेज फिर से दूसरे टैब पे ओपन हो जाएगी, नेक्स्ट टैब पे ओपन हो जाएगी, जैसे ये। ठीक है। फिर आप चाहते हैं कि आप इसका टाइटल भी सेट कर पाएँ, ये किस पर्पज़ से रीड मोर या व्यू मोर है, तो यहाँ पे आप टाइटल भी दे सकते हैं। यहाँ भी टाइटल एट्रीब्यूट आपका यूज होता है। तो मैंने एक मैसेज दे दिया फॉर क्लिक इवेंट, सेव किया मैंने, इसको रन कराया। आप जब इसके ऊपर माउस ले जाएंगे तो आपको मैसेज दिखेगा फॉर क्लिक इवेंट। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपके क्लिक इवेंट का मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। तो किसी भी, अब यही सपोजिट मैं चाहता हूँ कि इसके क्लिक करने पे हम किसी साइट को ओपन कर दें। ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे पास किया और यहाँ पे दिया मैंने क्लिक हियर। यहाँ मैं लाइन को ब्रेक कर दे रहा हूँ। अब हम क्या चाहते हैं कि जब इस पर हम क्लिक करें तो कोई साइट ओपन हो जाए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे सरकारी रिजल्ट को ओपन कर दिया और ये इसकी वेबसाइट है sarkariresult.com। इसका मैंने ये नेम पास कर दिया और इसको मैंने बंद कर दिया। ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि जब हम इस पर क्लिक करें तो सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट ओपन हो जाए। और यहाँ पर मैंने टारगेट भी पास कर दिया और यहाँ पे दे दिया मैंने अंडरस्कोर ब्लैंक, सेव किया मैंने। अब हम इसको रन कराएंगे। तो रन कराने के लिए यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पे क्लिक हियर पे मैंने टच किया तो यहाँ पे देखिए उसकी साइट जी ओपन हो गई। तो यही इनमें भी आप देख रहे हैं ये AHREF लगा हुआ है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये साइट ओपन हो गई और दूसरे टैब पे ओपन हो गई। यहाँ पे आपकी साइट चल रही है, ये दूसरे टैब पे ओपन हो गई। जो दूसरे टैब पे ओपन हो रहा है वो आपका ओपन हो रहा है इस टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक से। और आप भी देख रहे होंगे आपके भी लिंक के नीचे अंडरलाइन आ रहा है ना, अंडरलाइन। यहाँ भी देखिए इनके भी नीचे अंडरलाइन आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ भी AHREF यूज हुआ है। इन सब जगह पे AHREF यूज हुआ है कि आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप उनसे रिलेटेड पेज पे पहुंच जाएंगे क्लिक करते ही। यहाँ पे थे हम लोग। आप इस तरीके से किसी भी का पास कर सकते हैं, लिंक पास कर सकते हैं, किसी इमेज का नेम पास कर सकते हैं। या आप जैसे किसी टेक्स्ट पे क्लिक करें आपकी वो इमेज डिस्प्ले हो जाए तो यहाँ पे आप उस इमेज का नेम डॉट एक्सटेंशन पास कर दीजिए। आप चाहते हैं किसी क्लिक इवेंट पे कोई वेबसाइट ओपन हो जाए तो आप वहाँ पे वेबसाइट का नेम पास कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वेबसाइट का नेम पास कर दिया है। आपने अपना कोई एक वेब पेज क्रिएट कर रखा हो, जैसे हमने देखा कि वेबसाइट में होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, गैलरी, रजिस्ट्रेशन, इस टाइप के मेन्यूज बने होते हैं। हम जैसे उन मेन्यूज पे क्लिक करते हैं तो उनसे रिलेटेड हमारा वेब पेज डिस्प्ले हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उस टाइप का पहले वेब पेज एक डिज़ाइन करना पड़ेगा। देन आपको मेन्यू के HREF के क्लिक पे उस पेज का नाम पास करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप उस मेन्यू पे क्लिक करेंगे आपका वो वेब पेज डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। तो ये वर्क होता है आपके AHREF का, एंकर टैग का या हाइपर लिंक रेफरेंस का। इस एंकर टैग का यूज करके आप किसी भी एलिमेंट को क्लिकेबल बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप टेक्स्ट को क्लिकेबल बनाइए, आप पूरे होल टेबल को क्लिकेबल बना सकते हैं।
आप इमेजेस को क्लिकेबल बना सकते हैं, आप मल्टीपल लाइन के टेक्स्ट को भी क्लिकेबल बना सकते हैं। बस करना आपको ये होगा कि उस एलिमेंट से पहले आपको AHREF टैग ओपन करना पड़ेगा और ए टैग को उस एलिमेंट के बाद क्लोज करना पड़ेगा। तो ओपन और क्लोज केवल करना पड़ेगा, वो पार्ट, वो एरिया, वो सेक्शन आपका क्लिकेबल हो जाएगा, वो सेक्शन आपका पूरा का पूरा क्लिक हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका था एंकर टैग का वर्क। इससे किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे अपना, इससे रिलेटेड किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन प्लीज पूछ लीजिए। किसी को इसमें नहीं समझ में आया हो एंकर टैग? आया सभी को समझ में? सर रिपीट कर दीजिए। हाँ, रिपीट मैं कर दे रहा हूँ फिर से, देखिए। अभी मैंने बताया, फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। पहले मैं इसको कमेंट ए दे रहा हूँ जो अभी मैंने जस्ट आपको बताया, फिर से मैं इसको बताता हूँ। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट पास किया, इस टेक्स्ट को मैंने अपने वेब पेज के थ्रू रन करा दिया, ये टेक्स्ट आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अगर आप जनरल टेक्स्ट लिखते हैं किसी भी नॉर्मल टैग में, तो उस टैग पे आप क्लिक नहीं कर सकते, उस एलिमेंट पे आप क्लिक नहीं कर सकते, उस इमेज को आप क्लिक नहीं कर सकते। अगर आपको उसको क्लिक करना है, आप चाहते हैं कि उस पर क्लिक पे कोई एक्शन परफॉर्म हो, कोई एक्टिविटी हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उस टेक्स्ट को एक HREF टैग के अंदर पास करना पड़ेगा। A मीन्स एंकर टैग और HREF मीन्स हाइपर लिंक रेफरेंस, और उसके बाद उस एलिमेंट को के बाद ए टैग को आपको क्लोज करना पड़ेगा। ये क्लोज हो गया, मैंने सेव किया। अगेन मैंने अपने वेब पेज को रिफ्रेश किया, तो अब क्या देखेंगे कि जो आपका नॉर्मल टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा था, जो क्लिक नहीं हो रहा था, अब वो AHREF के पास करने से वो क्लिक होने लगा। मीन्स आप उस पर क्लिक कर पा रहे हैं। बट आप चाहते हैं कि जब आप क्लिक करें तो कोई ना कोई एक्शन हो, कोई ना कोई एक्टिविटी हो, उसके क्लिक करने पे आप किसी पेज पे पहुंचना चाहते हैं, आप किसी पाथ पे जंप करना चाहते हैं, आप कोई वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं, आप कोई वेब पेज ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस HREF के अंदर उस पेज का नेम पास कर देते हैं, या जिस पाथ को आप ओपन करना चाहते हैं उस पाथ का नेम पास कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने पास किया अपने फोल्डर में पड़े इमेज का नेम, कि जब हम इस टेक्स्ट पे क्लिक करें तो वो इमेज ओपन हो जाए, उस इमेज पे हम जंप कर जाएं, उस इमेज पे हम पहुंच जाएं। तो हमने HREF के अंदर उस इमेज का नेम पास कर दिया। तो अब क्या होगा कि आप जैसे ही इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपका वो इमेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप देख पा रहे हैं कि आपका वो इमेज यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। बट हुआ क्या कि जिस पेज पे आपने क्लिक किया था उसी पेज पे ये ओपन हो गया, मीन्स उसी पेज को ये रिप्लेस करके आ जा रहा है। यहाँ पे देखिए आपका पेज का नाम है program7.html। मैंने जैसे ही इस पे क्लिक किया, वो इमेज उसी program7.html पे ओपन होकर के आ गई। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा कोडिंग थी, हमारी जो वेबसाइट थी, वो रिप्लेस हो गई उस HREF के डेटा से। ऐसा कुछ हो पाए कि जब हम HREF पे क्लिक करें तो वो कंटेंट जो ओपन होना है वो नेक्स्ट टैब पे ओपन हो, नए टैब पे, और हमारी वेबसाइट भी चलती रहे। तो इसके लिए हम लोगों ने अभी यूज किया था टारगेट एट्रीब्यूट, और टारगेट की हम लोगों ने वैल्यू पास किया था _blank। ठीक है, यहाँ मैंने पास किया टारगेट, और टारगेट की मैंने वैल्यू दी है _blank। _blank से क्या होता है कि जो पाथ आपका ओपन होना होता है, जो कंटेंट आपका HREF के क्लिक पर डिस्प्ले होना होता है, वो एक नए टैब पर डिस्प्ले होता है। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं _blank। अब मैंने सेव किया, अपने पेज को रिफ्रेश किया, तो अब देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, जो हमारा पाथ है, जो HREF के अंदर पास है, वो ओपन आपका नेक्स्ट टैब में होगा। ऐसे कुछ, ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ये नेक्स्ट टैब में ओपन हो गया, और यहाँ पे आपका कोड एज इट इज है। फिर से आप क्लिक करेंगे तो अगेन आपका न्यू पेज में फिर से एक ओपन हो गया। तो टारगेट एट्रीब्यूट करने का यही वर्क था कि आपके वेब पेज का कंटेंट एक न्यू टैब पे ओपन हो जाएगा, नए टैब पे आपकी वेबसाइट भी चल रही होगी और आपका इमेज भी डिस्प्ले हो जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने यूज किया था टारगेट _blank। फिर हम लोगों ने यूज किया यहाँ पे
टाइटल एट्रीब्यूट का कि आपने जो अपना AHREF बनाया है, जो आपने अपना लिंक बनाया, एंकर बनाया है, उसका अगर आप टाइटल सेट करना चाहते हैं कि जो हम ये क्लिक इवेंट दे रहे हैं, हम यहाँ पे क्लिक परफॉर्म कर रहे हैं, किस पर्पज से है, इसके क्लिक करने पे क्या एक्टिविटी होगी। जैसे वहाँ पर दे रहा है ना आपको साइट में कि यहाँ पे पुलिस की जॉब निकली है, यहाँ पे बैंकिंग की जॉब है, तो वहाँ पर दिया गया है। तो ऐसे अगर हम अपने लिंक का टाइटल चेंज करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, तो हम उसके लिए यूज करेंगे टाइटल, और यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे, मैसेज दे दिया। अब ये मैसेज आपको डिस्प्ले कहाँ पे होगा, ये डिस्प्ले आपको तब होगा जब आप उस लिंक पे माउस को लेकर के जाएंगे। क्लिक नहीं करना है आपको, केवल माउस को लेकर के जाना है। तो आप देखेंगे छोटे से एक टैब में आपको उसका टाइटल डिस्प्ले होगा, जैसा आपका इमेज के केस में हो रहा था, वैसे यहाँ पे AHREF के केस में भी होता है कि आपका टाइटल एक छोटे से बॉक्स में डिस्प्ले हो जाता है जब आप उसके ऊपर माउस को ले जाते हैं। तो इस HREF के अंदर आपको अगर इमेज ओपन करनी है तो आप इमेज का नेम पास कर सकते हैं। आपको अगर कोई साइट ओपन करनी है तो आप पूरी साइट का नेम पास कर सकते हैं। आपको अगर कोई वेब पेज, आपका प्रोग्राम 6.html, प्रोग्राम 2.html, about.html कोई पेज ओपन करना है तो आप यहाँ पे HREF के अंदर अपने पेज का नेम पास कर सकते हैं। आपको कोई टेबल ओपन करना है तो आप HREF के अंदर टेबल का नेम पास कर सकते हैं। आपकी साइट, आपका पेज, आपका पाथ, आपका लोकेशन ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्क है आपके एंकर टैग का, ये आपका काम करेगा एंकर टैग। ठीक है, अब देखिए आपको एक कल टास्क बना करके लाना है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि जो टास्क आपको कल बनाना है, आपको एक टास्क बनाना है चेस बोर्ड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको एक टास्क बनाना है डिजाइन अ चेस बोर्ड यूजिंग टेबल। मीन्स आपको टेबल का यूज करके चेस बोर्ड बनाना है। ठीक है, बन जाएगा सभी से। आपको टेबल टैग लेना है, उस टेबल टैग के अंदर सबसे पहले TR टैग लेना है, और उस TR के अंदर आपको 8 कॉलम बनाने हैं, 8 TH या 8 TD आप ले सकते हैं। ठीक है, 8 TH या 8 TD आप ले लेंगे, आपके जो चेस बोर्ड का बॉक्स होता है वो बन जाएगा। तो चेस बोर्ड बनाने के लिए आपको ये काम करना है। फिर उसके नीचे आपको फिर से अगेन 8 बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको फिर से 8 TD लेने पड़ेंगे। तो चेस बोर्ड आपका 8x8 बनता है, 164 उसमें बॉक्सेस बनते हैं, वो आपको बनाने हैं चेस बोर्ड। ठीक है, आसान है, बन जाएगा, आपसे ट्राई करिएगा। नहीं बनेगा तो मैं कल बता भी दूंगा, चेस बोर्ड बना करके आपको मैं दिखा भी दूंगा। बट एक बार अपने से आप ट्राई करिए कि कैसे चेस बोर्ड बनेगा, देन जा करके हम लोग, अगर आपसे नहीं बन पाता, नहीं समझ में आ पाता है, तो मैं कल आपको उसको बना करके समझा दूंगा कि कैसे चेस बोर्ड बनेगा। एक बार आप अपने से ट्राई करिएगा। तो ये एक केवल सिंगल टास्क आपके लिए कल के लिए। कल हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म। अगर हमें अपने वेब पेज में, अपने वेबसाइट में फॉर्म डिज़ाइन करना तो कैसे करेंगे। आज तक अपने बहुत सारे वेबसाइट में, स्कॉलरशिप की वेबसाइट, अपने खुद के कॉलेज की वेबसाइट, या किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने वेबसाइट देखी होगी, उसमें आपने फॉर्म फिलअप किया होगा। पर्सनल नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, एड्रेस, एजुकेशनल डिटेल, पर्सनल पिक्चर, थंब इम्प्रेशन, ये सारी चीज़ जो डिज़ाइन होती हैं आपको दिख रही होती हैं, वो आप खुद अब बनाने लगेंगे कल से। तो कल हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्म, कि किसी वेबसाइट में, किसी वेब पेज में फॉर्म कैसे डिज़ाइन होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कौन सा उसमें बॉक्स किस पर्पज से क्यों यूज किया जाता है, किसका क्या रोल होता है। तो जो चीज़ें आप अभी तक देखते आए हैं वो कल से आप डिज़ाइन करने लगेंगे, फॉर्म वगैरह आप बनाने लगेंगे। ठीक है, तो मैं आज के लिए क्लास यहीं पे क्लोज करता हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अभी करेंटली टाइम हो, या जिस टाइम क्लास चले उसी टाइम आप पूछें। अगर आप सपोज अभी पढ़ रहे हैं और आप उस पर वर्क कर रहे हैं इस टाइम के बाद, कभी भी दोपहर में, शाम में, रात में, या किसी भी टाइम, और आपको उस टाइम पे डाउट होता है या कोई क्वेरी या क्वेश्चन होता है, तो आप ग्रुप में मैसेज टाइप कर सकते हैं। जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप अपना मैसेज रेज कर दीजिए, अपना क्वेश्चन पुटअप कर दीजिए, उसका आपको आंसर मिल जाया करेगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप अपने क्वेश्चन को इसी टाइम पे पूछिए, ऐसा कोई हमारे एंड से लिमिटेशन नहीं है टाइम का। आप दिन में कभी भी आप पढ़ रहे हो, आपको आपका क्वेश्चन फंसा
तो आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, आपको उसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो चाहे अभी तक आपने सी पढ़ा हो, उसमें कोई डाउट हो, कोई प्रोग्राम आपका फंसा हो, तो आप उसमें मैसेज कर दीजिएगा। आप अभी तक HTML के जो 2 से 3 क्लासेज आपने अटेंड किए हैं, इसमें आपको कोई क्वेश्चन मिल रहा हो नया, नहीं समझ में आ रहा हो, आप जानना चाहते हो या कैसे बनेगा, तो उसको भी आप उस ग्रुप में पूछ सकते हैं, आप उसके लिए फ्री हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल टाइम पे ही अपने पूछें और उसी टाइम के लिए आपके लिए, ऐसा नहीं है, आप कभी भी पूछ सकते हैं जब तक आपकी ट्रेनिंग चल रही है और ट्रेनिंग के बाद। ठीक है, तो आज के लिए इतना यस। ही। मैं अभी ये ग्रुप में आपको सारे पेजेस भेज दूंगा। ठीक है, और आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो इसके लिए इतना ही, धन्यवाद सभी का। कल फिर से हम लोग कनेक्ट होंगे और नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, गुड फॉर Thank you, sir.